सबसे पहले अब ऑसिलेशंस बेसिकली क्या होते हैं, तो ऑसिलेशंस को समझने के लिए हमने बात की थी सबसे पहले पीरियोडिक मोशन की। तो पीरियोडिक मोशन कोई बताएगा क्या होता है? when a body repeat its motion. बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन, और कुछ उसमें ऐड करने की जरूरत है या इतना सफिशिएंट है? सर किसी After पाथ के regular अलावा। interval of time. आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम एंड अलोंग अ डेफिनेट पाथ, उसका पाथ भी फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जो पॉइंट है उस पर वो फिक्स इंटरवल के बाद आती है लेकिन वो कहीं से भी घूम के आ जाए, ऐसा नहीं है। एक फिक्स्ड पाथ के अलोंग अगर वो मोशन अपना रिपीट करती है, हर पॉइंट को रिपीट करती है फिक्स्ड इंटरवल के बाद, तो उसको पीरियोडिक मोशन बोला जाता है। और वो जो फिक्स्ड टाइम इंटरवल है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये पीरियोडिक मोशन होता है। देन ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो टाइप ऑफ To and मोशन। fro type. हाँ, टू एंड फ्रो टाइप के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोला जाता है। और जो ऑसिलेशंस होते हैं जिनमें एनर्जी कंजर्व रहती है वो पीरियोडिक भी होते हैं। पीरियोडिक मोशन का ऑसिलेटरी होना जरूरी नहीं है। अब ऑसिलेटरी मोशन का ही एक स्पेशल केस होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। और सिंपलेस्ट मींस हार्मोनिक मोशन, जो ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं इनको हम हार्मोनिक मोशंस भी बोल देते हैं। तो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द हार्मोनिक मोशन। तो एसएचएम में क्या होता है, एसएचएम में भी ऑसिलेशंस होते हैं, एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि जो फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है और इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लगता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पर नेट फोर्स जीरो होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये एसएचएम क्या है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन यही है कि फोर्स हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लगेगा और इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो फोर्स जो होता है वो माइनस के एक्स की फॉर्म का होता है। सो फोर्स is of the form minus kx। तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को d2x by dt स्क्वायर। तो वहां से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k by m इंटू एक्स। और जो इक्वेशन है d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसे हम इसको लिख देते हैं, जहां पे ओमेगा जो है अंडर रूट के बाय एम के बराबर होता है। ठीक है, और इसकी जो इसका सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म का आता है जो यहां पर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। बेसिकली पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑसिलेशंस कर रहा है। एक मीन पोजीशन होती है या इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, वहां से राइट में कुछ दूरी तक जाएगा, लेफ्ट में कुछ दूरी तक जाएगा। जितना राइट में जाता है उतना ही लेफ्ट में जाता है। और मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसका ईदर साइड पे, उसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो ए इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन लिखी जाती है ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 या फिर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 का फंक्शन भी ले लेते हैं। हम ज्यादातर साइन ओमेगा टी प्लस 5 लेके हमने क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो कुछ भी ले सकते हैं, 5 में वो चीज एडजस्ट हो जाएगी कि कहां से स्टार्टिंग हुई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तो 5 उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो ये जो पूरी टर्म है ओमेगा टी प्लस 5, ये क्या कहलाता है? फेज कहलाता है। और ये फेज बेसिकली किस पर क्या बताता है? हमें ये बताता है किसी भी टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। बेसिकली ये एक एंगल है, इस एंगल के हिसाब से कॉस की वैल्यू आएगी और एक्स की वैल्यू पता चलेगी। पार्टिकल की पोजीशन क्या है और डायरेक्शन ऑफ मोशन का भी पता चलता है। यहां से हम वेलोसिटी जब निकालते हैं तो वेलोसिटी से डायरेक्शन ऑफ मोशन का पता चलता है। तो फेज क्या बताता है? पोजीशन एट एन इंस्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दैट इंस्टेंट। ओके, एंड ये जो फाई है ये फेज कांस्टेंट कहलाता है। तो ओमेगा टी प्लस 5 पूरी टर्म फेज कहलाती है, फाई कहलाता है फेज कांस्टेंट। ये क्या बताता है? इनिशियल पोजीशन एंड इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमने देखा भी था इसको कैलकुलेट करने के तरीके क्या होते हैं और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो सब चीजें भी हमें पता होनी चाहिए।
तो फेज कांस्टेंट या फेज एंगल फाई कहलाता है। इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन का बेसिक आइडिया होना चाहिए। देन वी कम टू दी वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। तो वेलोसिटी क्या होता है? पोजीशन का डेरिवेटिव वेलोसिटी कहलाता है। तो वेलोसिटी क्या आ जाती है? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बाकी मैं दूसरा फंक्शन भी लिख दूं जो हम यूज करते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को। तो हम ज्यादातर इसको बेस फंक्शन मान के चलते हैं, ए साइन, और ठीक है, रटना नहीं है, दोनों का आइडिया होना चाहिए कि हम निकालते कैसे, निकालना कैसे, बस डिफरेंशिएट करना है। तो अगर हमने ये माना एक्स को ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यहां से अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो करना वही है, डिफरेंशिएट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये फंक्शन दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान रखना है, रटना नहीं है। तो अगर याद किया भी है तो ये ध्यान रखना है कि हमने साइन का फंक्शन मानते हैं तो वेलोसिटी इस तरह से आ जाती है, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। कुछ और दिया है तो वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। तो वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, उसको इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होती है? ओमेगा ए के बराबर होती है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा, वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है डिपेंडिंग ऑन टाइम। अब स्पीड की बात करें तो एक एक्सप्रेशन स्पीड के लिए भी होता है, जो यहां पे भी लिखा हुआ नहीं है। किसी को याद है क्या होता है स्पीड एसएचएम में? स्पीड का क्या एक्सप्रेशन आता है? v इक्वल्स ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो वाला सर। हाँ गुड, वो। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन ये होता है न्यूमेरिकल्स में जो काम आता है, क्योंकि टाइम के फंक्शन में तो अगर हमें फंक्शन दिया है तो उसके डिफरेंशिएशन से हम वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेंगे, टाइम सब्स्टिट्यूट करके वेलोसिटी बता देंगे। लेकिन मोस्टली किसी पोजीशन पे स्पीड पूछी जाती है, तो स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन क्या होती है? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रिलेशन होता है जो हमें याद होना चाहिए। मैक्सिमम स्पीड ओमेगा ए होती है। कहां पर होती है मैक्सिमम? मीन पोजीशन पे या एक्सट्रीम पोजीशन पे? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 होती है। गुड। देन एसिलरेशन। एसिलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एसिलरेशन। अगर हम साइन वाली टर्म भी लेंगे तो एक्चुअली इंपॉर्टेंट ये है कि एसिलरेशन जो है वो आ जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एसिलरेशन इस फॉर्म का आ जाता है। तो एक्स चाहे कॉस का फंक्शन हो चाहे साइन का, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और मैक्सिमम वैल्यू एसिलरेशन की ओमेगा स्क्वायर ए होती है। बाकी एसिलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो ये क्या बता रहा है कि जब भी एक्स पॉजिटिव होगा एसिलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। वही चीज जो हमने एसएचएम की बेसिक कंडीशन पढ़ी थी कि एसएचएम की कंडीशन क्या है? फोर्स हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लगना चाहिए। तो यानी कि एक्स पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव, और फोर्स की डायरेक्शन में ही एसिलरेशन होता है। तो एसिलरेशन क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हमेशा एसिलरेशन मीन पोजीशन की तरफ होगा। ठीक है, अगर पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो एसिलरेशन नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में है तो एसिलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और एक्स के प्रोपोर्शनल भी होगा। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसिलरेशन होती है ओमेगा स्क्वायर ए। तो एसिलरेशन मैक्सिमम कहां पर होगा? मीन पोजीशन पर या एक्सट्रीम पोजीशन पर? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पर। एक्सट्रीम पर एसिलरेशन 0 होता है और मीन पोजीशन पे एक्सट्रीम पर एसिलरेशन मैक्सिमम होता है और मीन पोजीशन पे एसिलरेशन 0 होता है, क्योंकि फोर्स भी 0 होता है। ये थोड़ा सा हमें वेलोसिटी और एसएचएम का आइडिया होना चाहिए। अच्छा चलो एक और चीज बताओ, स्पीड और पोजीशन का ग्राफ बनाते हैं तो कैसी शेप बनेगी उस ग्राफ की? पैराबोला। पैराबोला। नो, इलिप्स। बोल गए? v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, तो y स्क्वायर बाय समथिंग प्लस x स्क्वायर बाय समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा ना 1। यस सर। ओके ना सर। पैराबोला तब होता है अगर v एक्स स्क्वायर का फंक्शन आता है, यहाँ रूट में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये हमने देखा था एलिप्स ग्राफ बनता है स्पीड वर्सेस पोजीशन। और एसिलरेशन वर्सेस पोजीशन का कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। कैसा स्लोप होगा उसका? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। कहां से पास करेगी?
पॉजिटिव Origin. एक्स एक्सिस ऊपर से नीचे Origin. ओरिजिन से पास। Origin. वेरी गुड, ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। नाउ ओके, यहाँ बात करते हैं हम टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड एसएचएम में क्या होता है? द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड। तो किसी भी पीरियोडिक मोशन का टाइम यही होता है, वो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल जिसके बाद मोशन अपने आप को रिपीट करता है। तो एसएचएम में भी वही चीज है कि वो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल जिसके बाद जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो अपने आप को रिपीट करेगा, उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्स होता है। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा, एंड ओमेगा अगर हम बात करें तो अंडर रूट के बाय एम होता है, के इज फोर्स कांस्टेंट। तो 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, इस तरह से टाइम पीरियड को लिखा जा सकता है। And frequency is 1 upon time period, that is omega upon 2 pi. That is the frequency. Okay, now again we come to this side. It is energy in SHM. तो SHM एक जो है कैसा मोशन है? बेसिकली मैकेनिकल मोशन है, तो उसकी जो एनर्जी है मैकेनिकल फॉर्म में एनर्जी होती है। तो दो तरह की एनर्जी की हम वहां पर बात करते हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली जैसे हम जानते हैं किसी भी पार्टिकल की अगर मास m है, स्पीड v है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो वैसे ही एसएचएम में भी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। और v को हम रख दें टाइम की टर्म में, फिर हमने v देखा था कि ओमेगा ए, जैसे कॉस का फंक्शन हमने निकाला था इस इक्वेशन के हिसाब से, कॉस के हिसाब से साइन का फंक्शन आ जाएगा, तो वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर से ये याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस क्या है, वी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है जरूरत पड़ेगी तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है बस ये याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, और एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए v सब्स्टिट्यूट करना है। और अगर एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए तो हम यहां से v को ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x हमारे पास आ जाएगी। तो वो क्या होगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x। देन पोटेंशियल एनर्जी, अब देखेंगे फोर्स यहां पर वैसा ही है जैसे एक स्प्रिंग का फोर्स होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी स्प्रिंग जैसी होती है, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। इसमें भी एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगी। तो टाइम वाले रिलेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ये रिलेशन याद रखना है, और एक्स या वी जो भी गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर चाहिए तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अभी चलो आगे बात करते हैं उसकी। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई? काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम। अब इसका सम करेंगे तो अगर हम टाइम के टर्म्स में देखें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर का फंक्शन प्लस कॉस स्क्वायर का फंक्शन विच इज 1। या यहां से भी देखें तो हाफ ये एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ऊपर से एक नेगेटिव टर्म आएगी, नीचे से पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी जो है कांस्टेंट आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम इज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। तो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम विच इज कांस्टेंट। हमें ध्यान रखना है कि टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर होती है और कांस्टेंट होती है। फिर जो इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा था वो ये था कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन उनकी एवरेज वैल्यू क्या होती है टाइम पीरियड या उसके इंटीग्रल मल्टीपल में? साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन की एवरेज वैल्यू क्या होती है टाइम पीरियड या उसके इंटीग्रल मल्टीपल में? क्या बोला? पाई/2। नहीं, बात क्या बोला? जीरो। राइट। एवरेज वैल्यू हमने क्या बोला था? एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल से भी निकाल सकते हैं। और साइन कोसाइन के फंक्शन कैसे होते हैं? इस तरह के। तो एक टाइम पीरियड में जितना पॉजिटिव एरिया आएगा उतना ही नेगेटिव एरिया आएगा।
तो साइन या कोसाइन फंक्शन की एवरेज वैल्यू 0 होती है टाइम पीरियड या उसके इंटीग्रल मल्टीपल में। लेकिन यहाँ तो अभी साइन कोसाइन फंक्शन नहीं है, यहाँ पे साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर फंक्शन है। साइन कोसाइन की बात करें तो एसएचएम की जो इक्वेशन है वो, वेलोसिटी, एसिलरेशन, ये सब सिंपल फंक्शन है साइन कोसाइन के, तो इनकी एवरेज वैल्यू 0 आ जाएगी एक कंप्लीट टाइम पीरियड में या उसके इंटीग्रल मल्टीपल में। लेकिन एनर्जी की बात करें तो ये साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर के फंक्शन आ रहा है। तो साइन स्क्वायर या कोसाइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या होती है? 1/2। हाँ, वेरी गुड। तो साइन स्क्वायर या कोसाइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू टाइम पीरियड या उसके इंटीग्रल मल्टीपल में 1/2 होती है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की अगर एवरेज वैल्यू की बात करें तो 1/4 ka² आ जाएगी, क्योंकि 1/2 ka² तो ये है और साइन स्क्वायर फंक्शन और है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, किसमें बात कर रहे हैं हम? टाइम पीरियड में, इज इक्वल टू 1/4 ka²। और एक और चीज, जैसे साइन या कोसाइन फंक्शन जितने टाइम में अपने आप को रिपीट करता है, मान लो ये साइन फंक्शन है तो साइन स्क्वायर फंक्शन तो ऊपर ही ऊपर आएगा। तो साइन स्क्वायर या कोसाइन स्क्वायर फंक्शन का टाइम पीरियड साइन या कोसाइन के टाइम से आधा होता है। मतलब जितने टाइम में ये फंक्शन रिपीट कर रहा है ये उसके आधे टाइम में ही रिपीट कर रहा है। तो साइन स्क्वायर फंक्शन का या कोसाइन स्क्वायर फंक्शन का टाइम पीरियड साइन या कोसाइन के टाइम पीरियड से आधा होता है। तो टाइम पीरियड आधा होता है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो एक ये भी एक कॉमन इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाती है, कि काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी जो एसएचएम की फ्रीक्वेंसी से क्या होगी? डबल होगी, क्योंकि एसएचएम साइन का लीनियर फंक्शन आ रहा है और काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी उनके स्क्वायर के फंक्शंस आ रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमें क्लियर होनी चाहिए। ओके, यस। देन फोर्स लॉ फॉर एसएचएम। फोर्स लॉ क्या है? कोई भी सिस्टम एसएचएम कर सकता है। उसकी कंडीशन क्या है? एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होनी चाहिए, वहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करें तो ऑब्जेक्ट की वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आने की टेंडेंसी होनी चाहिए। ऐसे इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। और जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो किसी भी सिस्टम को एसएचएम प्रूव करना है तो क्या करना है? सबसे पहले फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, वहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, डिस्प्लेस करके देखो नई पोजीशन पे जो फोर्स लग रहा है क्या वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लग रहा है। अगर लग रहा है तो सिस्टम एसएचएम करेगा। जो वो कांस्टेंट है एक्स का मल्टीपल वो के की तरह काम करेगा और टाइम पीरियड 2π√m/k आ जाएगा। तो यही है कि फोर्स हम निकाल लेंगे, वो अगर माइनस कांस्टेंट टाइम एक्स की तरह का आ रहा है तो ω²√k/m हो जाएगा और टाइम पीरियड 2π/ω हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए। देन हम बात करते हैं उसके बाद सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम या इसमें एक जनरली स्प्रिंग मास सिस्टम भी होता है। तो स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड यही आता है 2π√m/k। अगर सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम है, सिंपल एक स्प्रिंग है उससे ब्लॉक कनेक्टेड है, तब अगर उसमें भी दो स्प्रिंग हो गए, पुल्ली के ऊपर से चला गया तो जरूरी नहीं यही फॉर्मूला है, उसमें फैक्टर डिफरेंट हो सकता है, 2k आ सकता है, k/2 आ सकता है। उसको करेंगे सॉल्व ऐसे ही, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालेंगे, वहां से डिस्प्लेस करके देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है मीन पोजीशन की तरफ, और वो फोर्स जो है एक्स के प्रोपोर्शनल आ रहा है और उसका कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट के का काम करेगा। अच्छा चलो, स्प्रिंग के बारे में एक और बात हम बात कर लेते हैं। स्प्रिंग के कई बार कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। तो अगर स्प्रिंग सीरीज में जुड़े हुए होते हैं तो इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है उनके स्प्रिंग कांस्टेंट का? 1/k1 + 1/k2 + 1/k। हाँ, तो सीरीज में 1/k इक्विवेलेंट होता है 1/k1 + 1/k2 + 1/k3 इस तरह से। और पैरेलल में होते हैं तो k1 + k1 + k2 k2 k। k1 + k2 + k3 इस तरह से। पैरेलल में क्या चीज सेम होती है स्प्रिंग्स में? अगर स्प्रिंग पैरेलल में तो क्या चीज सेम होती है उनमें? तो कैसे पता चलेगा पैरेलल में है? क्या चीज सेम होती है इसमें? सर एक एंड ब्लॉक से कनेक्टेड होगी, दूसरी एक सरफेस से। हर स्प्रिंग का एक एंड तो ब्लॉक से टेंशन कनेक्टेड सेम होगा और होगी, एक सरफेस, उनमें टेंशन सेम होगी। डिफॉर्मेशन सेम होता है। इन पैरेलल डिफॉर्मेशन इज सेम।
और सीरीज में स्प्रिंग्स एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, तो उस वक्त उनमें क्या सेम होता है सब में? टेंशन। टेंशन। वेरी गुड। तो स्प्रिंग जब सीरीज में होते हैं सब में टेंशन सेम होता है, एक्सटेंशन अलग अलग हो सकता है, पैरेलल में सब में डिफॉर्मेशन सेम होता है, ठीक है ना, टेंशन अलग अलग हो सकती है। और किसी भी स्प्रिंग के लिए K इंटू एल जो है कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो अगर हम स्प्रिंग को कट करेंगे, लेंथ कम करेंगे तो K बढ़ जाता है। चलो अब हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम, सिंपल एक पॉइंट मास या लाइट बॉल बॉडी होती है, लाइट बॉडी मतलब स्मॉल बॉडी हैवी मास की एक धागे से हम लटका देते हैं और वो इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करती है वर्टिकल प्लेन में, उसको क्या बोला जाता है? सिंपल पेंडुलम बोला जाता है। और सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड आता है, तो एक्चुअली यहाँ जो लिखा हुआ है, ओके, ये वाला है टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये किसका है? 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम जी एल, ये किसका टाइम पीरियड होता है? ये होता है कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम मतलब कोई भी रिजिड बॉडी, जैसे मान लो वॉल क्लॉक है, बुक है, कोई भी चीज हमने उसको खूंटी पे टांग दिया और उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो वो भी ऑसिलेट करेगी। तो ऐसा एक रिजिड बॉडी जो ऑसिलेट करती है, उसमें रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम। उसका टाइम पीरियड आता है 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम जी एल। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जिस पॉइंट के अबाउट उस ऑब्जेक्ट को सस्पेंड कर रखा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एल आता है सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की डिस्टेंस। और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। और अगर उसको किसी एसिलरेटिंग फ्रेम में ले जाते हैं या किसी कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग जाता है कांस्टेंट, तो फिर क्या हो जाता है टाइम पीरियड? के जी इफेक्टिव। इफेक्टिव। तो अगर लिफ्ट ऊपर एसिलरेट करेगी तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जी प्लस जी प्लस प्लस है। लिफ्ट नीचे एसिलरेट करेगी तो माइनस माइनस। जी माइनस है। लिफ्ट हॉरिजॉन्टल में जाएगी या कार्ट हॉरिजॉन्टल में जाएगी तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस, हाँ गुड, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि एम जी नीचे लगेगा, सूडो फोर्स पीछे लगेगा एम में, दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। गुड। और अगर कोई फोर्स लगेगा तो दैट फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स, उनका रिजल्टेंट ले लेंगे और डिवाइडेड बाय मास, दैट वुड बी दी जी इफेक्टिव। जैसे बॉयंट फोर्स लग गया पानी में डालने पे तो एम जी नीचे लगा, बॉयंट फोर्स ऊपर, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? एम जी माइनस बॉयंट फोर्स बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम जी इफेक्टिव निकाल सकते हैं। देन स्प्रिंग मास सिस्टम को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। ओके, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। देन कम्स डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन वाला वीडियो देख लिया सबने या नहीं देखा? सर मैं नहीं देख पाया, मेरा पेपर चल रहा था स्कूल के। अच्छा, चलो तो देख लेना डैम्प्ड ऑसिलेशंस का, मैंने बोला था तो उसका मैंने वीडियो शेयर किया था, लिंक, उसको देख लेना। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं? तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होता है? कोई भी ऑसिलेशन है, जैसे हम देखें एक झूला ही है, उस झूले को हमने धक्का दिया या पेंडुलम उसको धक्का दिया, तो क्या प्रैक्टिकली वो ऑसिलेट करता रहेगा? नो सर, नो सर। धीरे धीरे क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड कम होने लगेगा, एनर्जी डिक्रीज होगी और वो रुक जाएगा। तो ऐसे ऑसिलेशंस को डैम्प्ड ऑसिलेशन बोला जाता है। तो हम क्या होता है, आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं जब कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही, तो हम उस एसएचएम की अभी तक बात कर रहे थे। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, हम प्रैक्टिकल ऑसिलेशंस की बात करते हैं जिसमें एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि एनर्जी लॉस होने के कारण एम्पलीट्यूड जो है धीरे धीरे कम होने लगता है और वो चेंज जो है एक्सपोनेंशियल जैसा चेंज होता है। तो उसमें क्या होता है, एक डैम्पिंग फोर्स लगता है। तो जो डैम्पिंग फोर्स है वो क्या होता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है और वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे हम विस्कस फोर्स की बात करें, एक स्फेरिकल बॉल पे हमने क्या देखा है, विस्कस फोर्स क्या लगता है? 6 पाई ईटा आर भी ऐसा लगता है ना। यस सर, ये 6 पाई ईटा आर तो कांस्टेंट हो गया उस बॉल के लिए और v के प्रोपोर्शनल आ गया। और कैसे लगता है, स्पीड के या वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे ही जो भी डैम्पिंग फोर्स हैं वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं और वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं।
तो जनरली उसको हम इस फॉर्म का मान सकते हैं माइनस बी वी, वेयर बी इज अ डैम्पिंग कांस्टेंट। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे नॉर्मल ऑसिलेशंस में ऑसिलेशन फिक्स एम्पलीट्यूड के होते हैं, इसमें धीरे धीरे एम्पलीट्यूड क्या होने लगता है, ऐसे कम होने लगता है। जो एम्पलीट्यूड कम होता है जनरली ऐसे देखा जाता है एक्सपोनेंशियली कम होता है। तो ऑसिलेशंस तो हो रहे हैं, तो एक तो ऑसिलेटरी फैक्टर आएगा, तो ऑसिलेटरी फैक्टर ये आ गया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। लेकिन एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं रहता, एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड में एक ये फैक्टर आ जाता है एक्सपोनेंशियल डिके का फैक्टर आ जाता है। तो बेसिकली जो इसकी इक्वेशन आ जाती है x इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम या a, इस तरीके से बोल सकते हो, e रेज टू द पावर माइनस बी टी बाय 2m। ये क्लियर दिख नहीं रहा है, तो ये इस तरह का आ जाता है x इज इक्वल टू एक्स m क्या है, x की मैक्सिमम वैल्यू, e रेज टू द पावर माइनस बी टी बाय 2m साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये टर्म क्या बता रही है कि एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, और ये टर्म क्या बता रही है कि ऑसिलेशंस अभी भी हो रहे हैं उसके। तो इस तरह से इसकी इक्वेशन आ जाती है डैम्प ऑसिलेटर की। और एम्पलीट्यूड जो है इसका, बेसिकली इसको एक काम करता हूं मैं, ए नॉट ही बोल देता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू, तो एम्पलीट्यूड को अगर मैं ए बोल दूं तो इस तरह से लिखा जा सकता है ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाय 2m। तो इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार कि एम्पलीट्यूड आधा होने का क्या टाइम होगा, एम्पलीट्यूड का 1/4 होने का क्या टाइम होगा। तो यहाँ पे हम ए की जगह ए नॉट बाय 2 रख देंगे और वो यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। ऐसी एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी वैसे ही लिख सकते हैं हाफ के ए स्क्वायर, लेकिन वही ए टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, तो एनर्जी भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से आ जाएगा हमारे पास ए नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी बाय एम। तो इस तरह से एनर्जी भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है, बाकी जो मैंने वीडियो शेयर किया उसको देखना अच्छे से और समझ आएगा। देन देयर इज वन पार्ट फोर्स्ड ऑसिलेशंस, इसका भी वीडियो मैंने तैयार कर लिया, वो मैं शेयर कर दूंगा। तो फोर्स्ड ऑसिलेशंस में क्या होता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन में हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। जैसे कोई ऑसिलेशन है, हमने बोला डैम्पिंग हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि कई चीजें ऑसिलेट करती रहे, जैसे घड़ी का पेंडुलम है, हम चाहते हैं ऑसिलेट करता है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एक्सटर्नली। तो एक ड्राइविंग फोर्स वहां पे रहता है, जैसे घड़ी में सेल लगाया है, वो क्या कर रहा है, एनर्जी सप्लाई कर रहा है उसको ऑसिलेट कराने के लिए। या कोई भी पेंडुलम, ये मान लो एक बच्चे को हम झूला झुला रहे हैं, हमने झूला झुला के छोड़ दिया तो वो रुक जाएगा, लेकिन हम बार बार उसको ऐसे धक्का देते हैं, जैसे वो आता है धक्का देते हैं, जितनी एनर्जी वो लॉस करता है उतनी एनर्जी हम सप्लाई कर देते हैं, तो वो कंटिन्यूअसली क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। तो इस तरह से एक ड्राइविंग फोर्स लगाते हैं हम। और वो ड्राइविंग फोर्स जब लगाते हैं तो क्या होता है, जो सिस्टम है उस ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगता है। अब उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है उसको लिखा इसी तरह से जा सकता है, ए कॉस ओमेगा डी प्लस 5। तो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो है उसी फ्रीक्वेंसी से वो सिस्टम ऑसिलेट करने लगता है, और उसका एम्पलीट्यूड लेकिन कुछ इस तरह का होता है, एफ नॉट बाय ब्रैकेट में एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का होल स्क्वायर, ओमेगा डी स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ओमेगा डी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जो स्प्रिंग मास सिस्टम की होती है, अंडर रूट के बाय एम। तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशंस होते हैं। अब इसमें एक टर्म का यूज किया जाता है रेजोनेंस, जैसा हमने वेव्स में भी देखा था। तो रेजोनेंस क्या होता है, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है मोशन का। जैसे हमने रेजोनेंस स्टैंडिंग में देखा था, अगर याद हो तुम लोगों को, तो क्या होता है, एक सिस्टम की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, एक्सटर्नल सोर्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं तो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इस फिनोमेनन को रेजोनेंस बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए फोर्स्ड ऑसिलेशंस के बारे में। ठीक है, तो ये एसएचएम वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा, और बाकी जिन्होंने नहीं देखा वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस, फोर्स्ड ऑसिलेशंस वाला वीडियो देख लेना। फोर्स वाले का मैं शेयर करूंगा आज या कल में, और बाकी तो जो हमने पढ़ा है वो सब एक बार रिवाइज करना ही है। तो ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस क्लियर है सर। किसी को कुछ भी इसमें कोई पूछना हो तो पूछ ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर सुपर पोजिशन वाला पार्ट नहीं है इसमें?
सुपरपोजिशन, अच्छा ये एक्चुअली एनसीईआरटी लेवल का है, तो शायद एनसीईआरटी में वो पार्ट नहीं होता आई थिंक। ठीक है, बाकी फिर भी सुपरपोजिशन को अब तुमने बोला थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सुपरपोजिशन क्या होता है कि जब दो एसएचएम आपस में एक साथ, या ऐसा बोले कि एक फोर्स एसएचएम करा रहा है, दूसरा फोर्स भी एसएचएम करा रहा है, और दोनों फोर्स साथ में लग जाए तो क्या होगा। तो अब एक फोर्स एसएचएम कराता है, दूसरा भी एसएचएम कराता है, तो अगर दोनों एसएचएम की सेम फ्रीक्वेंसी होती है और सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी एक एसएचएम देगा उसी फ्रीक्वेंसी का, और रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड है वो आ जाता है जैसे वेक्टर रिजल्टेंट होता है। तो वेक्टर उसको हम फेजर की तरह मानते हैं। तो फेजर डायग्राम में हम क्या करते हैं, एक एसएचएम के एम्पलीट्यूड को एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड की तरह मान लेते हैं, दूसरे एसएचएम के एम्पलीट्यूड को दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड की तरह मान लेते हैं, और उनका जो फेज डिफरेंस होता है उनको एंगल बिटवीन वेक्टर की तरह मान लेते हैं। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो आ जाता है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई। यहाँ डेल्टा फाई उनका फेज डिफरेंस हो गया, और इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं रिजल्टेंट की a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, तो इस तरह से। बाकी सेम डायरेक्शन में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के एसएचएम है, तो उनका रिजल्टेंट कभी एसएचएम नहीं देगा। ठीक है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के एसएचएम का रिजल्टेंट कभी भी एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम का मतलब ये है कि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन होना चाहिए। तो सेम डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी के एसएचएम है, चाहे 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 कितने भी हैं, उनका रिजल्टेंट हमेशा एसएचएम दे देगा। फिर उसमें हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले केसेस भी किए थे, दो स्पेशल केसेस, कि अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और सेम फेज में है तो रिजल्टेंट एसएचएम आ जाता है, एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड पे आ जाती है। ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है लेकिन सेम फेज में नहीं है, आउट ऑफ फेज है, मतलब π/2 का उनमें फेज डिफरेंस, एक साइन का फंक्शन है कॉस का, तो वो एसएचएम नहीं आता, इलिप्टिकल पाथ में मोशन आ जाता है। तो वो नोट से एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ज्यादा अच्छे से वो समझ आ जाएगा। तो बाकी ज्यादातर पूछा जाता है वही सेम डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी के या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के। तो सेम डायरेक्शन सेम फ्रीक्वेंसी तो एसएचएम मिलेगा, उसका एम्पलीट्यूड हम निकाल सकते हैं वेक्टर मेथड की तरह, और सेम डायरेक्शन में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हैं तो वो एसएचएम नहीं देगा। ठीक है, यस सर। yes. Yes.